से दोबारा स्टार्ट करते हैं। कल जहां तक बेटा मैंने आपको बताया था कैपेसिटर में हम लोगों ने डेफिनेशन सिर्फ पढ़ा था, कैपेसिटर का एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो आज हम कैपेसिटर के हवाले से और भी बातें पढ़ते हैं और इसके हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना ही चाहूंगा, लास्ट टाइम मैंने कैपेसिटर समझा दिया था। ऐसे ही कैपेसिटर की थोड़ा चंद फॉर्मूले शायद मैंने बताया था, बता दीजिएगा यहाँ पे लिखकर कैसे ही है। देखें पास में जी, कैपेसिटर की हेडिंग मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कैपेसिटर के हवाले से। हाँ बस सही है, ओके बेटा। मैं आगे स्टूडेंट्स आपको कैपेसिटर इन पैरेलल सर्किट की बात करते हैं। लिखें कैपेसिटर इन पैरेलल सर्किट की बात करेंगे, या पैरेलल सर्किट में कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो पैरेलल सर्किट हमें पता है कि हम यूं बनाते हैं। कैपेसिटर अगर आप पैरेलल ज्वाइन करेंगे तो यूं आप इस तरीके से पैरेलल सर्किट बनाते हैं। रेजिस्टेंस में भी हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने रेजिस्टेंस में भी C1 C2 C3। अच्छा पैरेलल, ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस है, मतलब ये पूरा बैटरी भी बनाए या शॉर्ट करके भी हम यूं बना सकते हैं। तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल सर्किट यूं लगे हुए होंगे, या एक डिजाइन और होता है पैरेलल का। जैसे मैंने रेजिस्टेंस में बताया था कि ये निशान भी पैरेलल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर से वायर लगा हुआ है। याद करें, देखो मैंने याद करो, मैंने पैरेलल की ये दो डिजाइन होते हैं, सीरीज का सिर्फ एक होता है। सीरीज सर्किट यूं होगा एक वायर में, ये सीरीज है। लेकिन अगर ऊपर से वायर लग जाए, जैसे कि अगर आपको याद हो मैंने रेजिस्टेंस में ही बताया था कि रेजिस्टेंस में हम पैरेलल सर्किट यूं भी बनाते हैं। याद करें, मैंने चैप्टर 13 पढ़ाते वो बहुत तफसील से ये बातें बताई थी। तो ये एक वायर ऊपर से लग जाए, एक वायर यहां से नीचे से लग जाए, तो ये पैरेलल डिजाइन है, ये सीरीज नहीं है। तो सेम कैपेसिटर में ये दो डिजाइन पैरेलल के लिए आएंगे। आपने पैरेलल सर्किट के लिए ये दो डिजाइन याद रखनी है जी, ऐसा बताया था रेजिस्टेंस में। अच्छा दूसरी बात, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। V1 V2 V3 बराबर होंगे V के, मतलब वोल्टेज क्या होगा, सेम। जबकि पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, तो चार्ज बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, सही है, और वोल्टेज सेम रहेगा। जबकि स्टूडेंट पैरेलल में अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर डायरेक्ट सम होता है, ये होता है। जबकि रेजिस्टेंस में 1/R1 1/R2 करके होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट इस कंडीशन में इस तरीके से 1 यहाँ पे CE का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल के लिए एक बात तो याद रखना है कि पैरेलल सर्किट इस दो डिजाइन से बनते हैं, ये और ये। इसको तफसील से मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाते वक्त बताया था कि पैरेलल इस तरीके से भी सर्किट बना सकते हैं और यू भी बना सकते हैं, ऊपर से दो वायरें लगी हुई हो, सही है। तो इसी तरीके से पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होते हैं और चार्ज डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्ट सम के बराबर होगा। अब हम कैपेसिटेंस इन सीरीज सर्किट की बात करते हैं। इसी में कैपेसिटेंस इन सीरीज सर्किट, सही है, कैपेसिटेंस इन सीरीज सर्किट, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर इन सीरीज। अगर आप सीरीज में ज्वाइन कर दें कैपेसिटर को, अगर आप कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन कर दें तो सीरीज में हमने कैपेसिटर को यूं लगाना है, एक वायर में एंड टू एंड ज्वाइंट होगा वन वायर के साथ। इस चीज को हम क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट कहते हैं। सीरीज में कैपेसिटर अगर आपने सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है तो इस कंडीशन में चार्जेस सेम होते हैं, Q1 Q2 Q3 बराबर होगा Q के। चार्ज सेम मतलब करंट सेम, सही है। और इसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। सीरीज में वोल्टेज, ऐसी रेजिस्टेंस में ही पढ़ा था, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट,
पैरेलल में वोल्टेज सेम, वहां पे करंट का की कहानी होती है, यहाँ पे इक्वेशन में चार्ज होता है, क्यू सी वी के बराबर है, तो यहाँ पे चार्ज की बात है तो करंट की जगह पे यहाँ पे चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्ज सेम होते हैं सीरीज में। जबकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है 1/C1, 1/C2, 1/C3, ये 3 कैपेसिटर के लिए आप यू लगाओगे। लेकिन अगर 2 कैपेसिटर हो, सही है, एफ 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर C1 एंड C2, अगर 2 कैपेसिटर C1 एंड C2 है तो इस कंडीशन में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप यू भी निकाल सकते हो, 1/CE, 1/C1, 1/C2, और इसका आसान फॉर्मूला ये होगा कि हम इसको यू लिख लें, प्रोडक्ट अपॉन सम। अच्छा, यहां पे सीरीज में हम प्रोडक्ट अपॉन सम लगाते हैं और पैरेलल में डायरेक्ट सम लगाते हैं। ये बातें हमें याद रखनी, नोट कीजिएगा तमाम पॉइंट, इससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इन तमाम पॉइंट को नोट कीजिएगा। सही है, आप नोट करें, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टार्टिंग से, आप लोग नोट करते जाए, मैं स्टार्टिंग से रिपीट करूंगा। पहला पॉइंट हमारा था कैपेसिटर इन पैरेलल सर्किट, तो मैंने ये 2 डिजाइन आपको दिखाए हैं पैरेलल के लिए। सही, पहला देखें C1, C2, C3 ये डिफरेंट वायर में, और फिर एक मेथड होता है कि हम ऊपर से 2 वायर लगा देते हैं, ये भी डिजाइन पता, जब भी किसी भी बुक में पैरेलल सर्किट को बताया जाएगा तो ये 2 डिजाइन से बताया जा सकता है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए, ये हमारे पास 2 तरीका कार होता है पैरेलल सर्किट का, एक पहला वाला सर्किट है, एक दूसरा सर्किट है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, चार्ज डिफरेंट होते हैं, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट सम के बराबर होता है। सही है, और इसी तरीके से हमारे पास, सही है, जो मैं कैपेसिटर इन सीरीज की बात करूंगा तो सीरीज में ये तीनों एक ही वायर में ज्वाइंट हुए हैं, तीनों एक ही वायर में ज्वाइंट हुए हैं। सही है, और इस कंडीशन में चार्ज सेम है, वोल्टेज डिफरेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1, 1/C2, 1/C3। लेकिन अगर 2 कैपेसिटर होंगे तो हम यू लिख सकते हैं 1/C1, 1/C2, और इसी को हम फर्दर यू भी लिख सकते हैं C1 मल्टीप्लाई बाय C2 और नीचे C1 प्लस C2, आप यू भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये 2 डिजाइन होते हैं पैरेलल सर्किट के, एक डिजाइन ये भी है और एक डिजाइन ये भी है। मैंने रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में आपको समझाया था ये बात। ये देखो, मैंने कहा था, देखो ये सीरीज रेजिस्टेंस पढ़ाते वक्त क्यों बताया था कि ये सीरीज सर्किट है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं सेकंड डायग्राम को। तो भाई ये सीरीज सर्किट है ना, ये बैटरी का पॉजिटिव और माइनस है, तो सीरीज में किसी एक को हटा दो, जैसे मैंने R1 को हटाया तो ये पूरा सर्किट ऑफ हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन अगर देखें आप यूं सर्किट बनाते हो ना इस तरीके से वायर लगाकर, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैं इसी बात को रेजिस्टेंस के लिए बताऊंगा, कैपेसिटर के लिए ऊपर से वायर लगा दिया। देखो, अगर आप ये देखते हो कि ये पॉजिटिव यहां से आया, इसको प्लस दे दिया, इस रास्ते से निकलकर इसको पॉजिटिव कर दिया, दोनों जंक्शन को पॉजिटिव कर दिया, यहां से नेगेटिव सामने इसके पास आया, इस रास्ते से निकलकर इन दोनों को नेगेटिव कर दिया। अब अगर मैं R1 को हटा दूं तो R2 का सप्लाई नहीं बन हो रहा बेटा, देखो R2 में नेगेटिव यहां से जाता रहेगा, जबकि यहां पे भी ऊपर से अगर एक वायर ज्वाइन कर देता तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, पैरेलल इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप इसको हटा दो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में अगर आप हटा रहे तो फर्क पड़ रहा है। देख लें, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मेरे ख्याल से आपको बात है, ये मैं रेजिस्टेंस में बताया था, फिर आपको क्लियर कर दिया है। तो मेरे ख्याल से सेकंड डायग्राम, पैरेलल की 2 डिजाइन होती है, हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कह रहे राइट साइड बोर्ड नहीं दिख रहा, यहां तो दिख रहा है, राइट साइड ऑफ नॉट कैमरा, सब दिख रहा है। ओके बेटा, डन कर दिया आपने, अब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू। सही है, देखिएगा मैं इसके क्वेश्चन बताता हूं स्टूडेंट।
अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो इसके हवाले से हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसको रिपीट कर दिया एक दफा, फिर से अब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखूंगा, आपने मुझे आंसर राइट बताना है, फिर मैं सॉल्व भी कर दूंगा। एक क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें फाइंड करना है टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। भाई टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक ही बात होता है, सही है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख लें या टोटल, एक आपके पास सर्किट गिवन है इस तरीके से, हमारे पास ये यूं लगेगा, इसकी वैल्यू 1.5 माइक्रोफैरड है, इसकी वैल्यू भी 1.5 माइक्रोफैरड है, इसकी वैल्यू भी 1.5 माइक्रोफैरड है, और ये भी 1.5 माइक्रोफैरड है। ये पहला क्वेश्चन है। तो देखो इस कंडीशन में हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और भी अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले आप क्वेश्चन 1 नोट करें और इसका राइट आंसर बता सकते हैं। किसी ने ऑप्शन बताया इसका? क्या आंसर बता रहे? अच्छा एक चीज देखें, मैं इसको बना रहा हूं, ये दोनों सीरीज में ज्वाइंट हुए हैं, ये दोनों कैसे ज्वाइंट हुए हैं? सीरीज में। तो भाई 1.5 का मतलब होता है 3/2, 1.5 से क्या हमारा हो गया 3/2। तो बच्चों ये देखें, ये सीरीज में है, तो सीरीज में हमारा ये फॉर्मूला है, ऊपर वाले दो सीरीज में, तो मैं पहले ऊपर वाले दो का सीरीज का इक्विवेलेंट निकालूंगा, मतलब 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, और नीचे प्लस करूंगा 3/2 प्लस 3/2। भाई 1.5 मतलब 3/2 है, ऊपर कितने हो जाएंगे 9/4, नीचे कितने हो जाएंगे, एलसीएम ले ले, सही है। तो ये आपके पास ऊपर 6 और नीचे 2, क्योंकि एलसीएम 2 आएगा, 3 + 3 6। तो देखो ये इस कंडीशन में यहाँ पे इससे ये होगा 3, तो ये 9/4 और उसके नीचे फिर क्या है 3 है, तो 3 को अगर रेसिप्रोकल लें तो ये 9/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, तो ये 3 से कितना होगा, तो ये 3/4 आ रहे हैं, मतलब 0.75 आएगा। इसका राइट आंसर 0.75 इन दोनों का आया, सही है। तो नीचे भी इन दोनों में, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है, जिसको हम यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिखे तो 3/4 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का भी इक्विवेलेंट कितना आएगा 3/4 आएगा। तो अगर मैं इक्विवेलेंट निकालता हूं C1 + C2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो ये आपके पास 3/4 + 3/4, एलसीएम कितना आ गया 4, ऊपर 6, तो कितना आया 3/2, मतलब राइट आंसर 1.5। एक पॉइंट मैं आपको फिर क्लियर करना चाहूंगा, जब भी कभी 4, सही है, 4 रेजिस्टेंस हो और सबकी वैल्यू इक्वल हो, ऊपर 2 सीरीज में हो नीचे 2 सीरीज में, तो सेम नंबर जो इस पे लिखा हुआ नंबर होता है ना, वही राइट आंसर होता है। मतलब मैं ये बताना चाहूंगा कि फर्ज कर लें हमारे पास एक सवाल यू दिया हुआ होता है, मैं एक सवाल और प्रैक्टिस करवाता हूं, देखिएगा। हमारे पास एक सवाल, मैं इसको रिपीट करूंगा, सेकंड देखिएगा, अभी आप समझ में आ जाएंगी बातें। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। बेटा अभी बच्चों ये बातें समझ में आ जाएंगी आपको, मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगा। ऐसी मैंने एक सवाल बनाया,
और इस कंडीशन में मैंने सबकी वैल्यू सी ले लिया। ऑप्शन ए में सी है, बी में 2c है, सी में c/2 है और डी में सही है 4c है। राइट नाउ भाई देखें, दो सीरीज में, नीचे भी दो सीरीज में सेम नंबर हैं तो बस सेम ही वाला आंसर होगा। यहां पे भी सेम नंबर है तो देखो 1.3.2 1.5, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सेम नंबर ही आंसर आ जाता है जी। अब बोलिएगा, मतलब दो सीरीज में ऊपर लिखे हुए हो और नीचे दो सीरीज में लगे सेम नंबर होंगे तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जो सेम नंबर है वही राइट आंसर होगा। आप सॉल्व करके देख लें आप। जी बेटा, हो गया क्लियर? आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो लॉजिकल क्वेश्चन देंगे आपको, सॉल्व कभी भी नहीं करवाएंगे। जैसे 1.5 1.5 चारों नंबर सेम है, ऊपर दो सीरीज में नीचे दो सीरीज में सेम नंबर आंसर आएगा। जो मैंने सेकंड क्वेश्चन में सी कर दिया, मतलब सी इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सेम ही आंसर आता है। जी बेटा डन कर दीजिएगा अगर क्लियर हो गया ये, तो मैं आगे और क्वेश्चन लिखूंगा। ओके, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में तो ये वोल्टेज सेम होता है। अच्छा, आगे मैं और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपके पास पेपर में अभी आपको मिल जाएगा, मेरे असाइनमेंट में भी मिलेंगे ये सब। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। एक सवाल है, सही इस तरीके से आपके पास ये दिया 3 माइक्रोफैरड, सही है 3 सही है, इनकी वैल्यू यू दी हुई है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए 1 माइक्रोफैरड, बी 3 माइक्रोफैरड, सी में 2.5 माइक्रोफैरड और डी में 6 माइक्रोफैरड। और बाद वक्त नन ऑफ दीज भी लिखा होता है, एनओटी से मुराद नन ऑफ दीज। राइट आंसर जल्दी बताइएगा बेटा, इस क्वेश्चन 3 में राइट आंसर बताएं। ए आंसर सही है बेटा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बताया ए आंसर सही है। 1 आंसर आएगा, ए या 1, काफी बच्चों ने बताया। डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, काफी अच्छे बच्चे हैं आप लोग माशाल्लाह। देखो मैं ये बेटा ये कहना चाहूंगा, कैसे मैं इसको एक दफा सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों देखें, मैं ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो बच्चों आपको पता है कि पैरेलल में डायरेक्ट सम लगाना है। ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब पैरेलल की बात होती है। और 1 वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब सीरीज की बात होगी। यहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस से उलट है, रेजिस्टेंस में इसका उलट होता है। तो आप कैपेसिटर जब भी बनाए तो अपना थोड़ा सा जहन रेजिस्टेंस से निकाल लेना है। अगर आप रेजिस्टेंस के जैसा सोचेंगे तो आपसे गलत बनेगा। आप रेजिस्टेंस से अपना जहन बिल्कुल निकाल के बात कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सवालात सॉल्व होंगे। तो बेटा 1.5 कितने हो जाएंगे? ये 1.5 1.5 3 हो जाएगा। 1.5 मतलब ये इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, 1.5 प्लस, भाई पैरेलल में है ना, ये क्या हो गया 3। तो मतलब इन दोनों को प्लस करने से वैल्यू आई 3 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों सीरीज में, ये 3 तीनों सीरीज में, तो अगर तीनों सीरीज में तो 1/3 तो 1/c एलसीएम आया 3, 1 + 1 + 1, तो यहां से CE जो है वो 3/3 और CE की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो 1.5 दोनों पैरेलल थे, उनको डायरेक्ट सम कर लिया, 3 आ गए और फिर 3 तीनों जो है वो सीरीज में आ गए।
तो 1/3 1/3 1/3 आंसर आया 1। ओके, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी। इसको डन कर दीजिएगा, तो फिर मैं आगे और भी क्वेश्चन, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आप राइट डाउन कर रहे हैं तो राइट डाउन कर लें। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सही, क्वेश्चन नंबर 4। सही, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फाइंड द टोटल मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ, इस कंडीशन में हमारे पास ये 3 कैपेसिटर है, C1 C2 C3, और ये वायर यूं लगा हुआ है। इसके ऑप्शन ए में C1 + C2 + C3, बी में लिखा हुआ है C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 C2 C2 C3 C3 C2, ऐसा लिखा है, सॉरी C1। अब इसी तरीके से सी ऑप्शन में C1 C2 C2 C3 और C3 C1, नीचे C1 C2 एंड, और डी हमारे पास नन ऑफ दीज है। राइट आंसर बताइएगा जी, इसमें राइट आंसर बताइएगा। ए स्टूडेंट राइट है, मैक्सिमम बच्चों ने ए बनाया, वेरी गुड। ए यहाँ पे क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो ए राइट आंसर होगा। पैरेलल में डायरेक्ट सम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। थोड़ा पेपर दिखाइएगा, कुछ पेपर शेयर कर देता हूँ। निकालेंगे वाला पेपर कल जो किया था उसमें से एक करना है। हाँ खोले, कोई भी आखिरी वाला खोले। हीट का नहीं, आगे करें आगे करें, करते जाए देखिएगा। हाँ ये वाला बेटा, मैं पेपर स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका आंसर बताइएगा। कैपेसिटर से एक ब्रिज बना हुआ है, जी क्वेश्चन नंबर, सही स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर आपने 7 का आंसर बताना है मुझे। चैट खोले, चैट खोले। सही है बेटा, 10 राइट आंसर है। मैक्सिमम बच्चों ने 10 बताया है, 10 राइट आंसर है। मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बताया था कि जब भी कभी ब्रिज बने और ब्रिज में इक्वल नंबर हो, हटा दे पेपर। क्वेश्चन 7 जो मैंने पेपर में दिखाया बेटा, इसमें राइट आंसर जो है वो 10 है। हाँ बात करवा दे, बात करवा दे, बात करा दे, बात करा दे। देखें, स्क्रीन शेयर हटा दे। देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया था, इसके अंदर ये ब्रिज बना हुआ है, सही है, इस तरीके से ब्रिज बना हुआ है। तो मैंने स्टूडेंट पहले भी कहा था कि जब भी कभी ब्रिज बने, रेजिस्टेंस में बताया था ये बात, और ब्रिज में इक्वल नंबर हो तो इक्वल नंबर ही राइट आंसर होता है।
सही है, तो इसमें 10 राइट आंसर है। कैसे? हम दरमियान वाले को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि इस रास्ते से करंट ही नहीं फ्लो होता। ब्रिज का मतलब क्या होता है कि यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज बैलेंस हो गया, ये वाला पॉइंट बैलेंस हो गया दरमियान में। तो ऊपर वाले दोनों कैसे हैं? सीरीज में। ये दोनों ऊपर में कैसे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट क्या आएगा? प्रोडक्ट अपॉन सम, C1 मतलब इनका मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 और नीचे 10 प्लस 10। तो ऊपर इक्विवेलेंट कितना आया? ऊपर 100, नीचे 20, तो क्या वैल्यू आई? 5। ये दोनों भी सीरीज में, 10 इंटू 10 और नीचे 10 प्लस 10, तो ऊपर 100 और नीचे 20, तो CE जो है वो 5 माइक्रोफैरड आ गया। तो 5 एंड 5 कितने होंगे? ये 5 और ये 5, इसको प्लस कर ले, टोटल इक्विवेलेंट निकालते वक्त ये 5 प्लस, क्योंकि पैरेलल में प्लस होगा, तो ये 5 प्लस 5 कितना आया? 10। लेकिन आपने एक याद रखना है कि जब भी कभी ब्रिज बन जाए कैपेसिटर से, रेजिस्टेंस से, किसी से भी, तो सारे इक्वल नंबर होंगे ना, इक्वल नंबर। शॉर्टकट है ये, क्या कि जब भी कभी ब्रिज बने और ब्रिज में इक्वल नंबर हो तो इक्वल नंबर ही राइट आंसर होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 10 है। बात करवा दे लाइबा जावेद से। जी लाइबा जावेद बोले। सर अस्सलाम वालेकुम। आसाम जी बेटा। जो आपने पहला क्वेश्चन कराया था ना 1.5 माइक्रोफेरेड वाला, देखो वो भी कहानी ना बेटा, एक मिनट थोड़ा सा, वो भी ऐसी था कि ऊपर 2 सीरीज में, नीचे 2 सीरीज में, ठीक है, और बीच में एक है, ये तो यहाँ पे हट गया। तो जब भी कभी 2 ऊपर सीरीज में हो, नीचे 2 सीरीज में हो, दोनों सेम नंबर होंगे ना, तो सेम नंबर ही राइट आंसर आएगा। हमें कैलकुलेशन में जाना ही नहीं है। जी बोले। सर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है कैलकुलेशन में। नहीं कैलकुलेट बेटा, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपको ऐसी नंबर देते हैं जो कैलकुलेट होता है, सही है। मैंने फिर भी कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था, लेकिन मैंने आपको लॉजिक क्या बताया कि जब ऊपर 2 सीरीज में हो, नीचे भी 2 सीरीज में हो, सेम नंबर हो, दरमियान वाले का तो यहाँ काम नहीं, क्योंकि ब्रिज बैलेंस हो जाता है, तो इक्वल नंबर इज 10। कभी भी एक बात याद है, सवाल में कोई बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं कराते, वो टाइम पेपर टाइम टू टाइम बनाते हैं, तो वो लॉजिकल। फिजिक्स में जब भी कोई लेंदी क्वेश्चन आता है लॉजिकल होता है, कैलकुलेशन नहीं होता है। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा। अब वैसे मैं आखिरी में एक दफा फिर कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, सही है बेटा? मैं कैलकुलेशन फिर लास्ट में एंड करते वक्त मैं बता दूंगा। अच्छा अब मुझे उस पेपर में से दूसरा पेपर शेयर करना है। वो हो गया ना, दूसरा दिखाइएगा, एक और एक पेपर होगा, इसके अलावा पेपर दिखा हटा देंगे, और पेपर देखिए होगा शायद। हाँ ये वाला। ये बेटा, ये मैंने पेपर आपके सामने स्क्रीन शेयर किया है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर जैसे कि 15, 14, 13 हो गया है, देख लें। ये मैंने अभी बोर्ड पे डायग्राम बनाकर करवा दिया है। आप मुझे इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 बताएं। 11 सुन लें, क्या लिखा हुआ है? 2 कैपेसिटर, C1 3 माइक्रोफैरेड, C2 6 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, लिखा हुआ है आर इन सीरीज, सीरीज में है, अक्रॉस 90 वोल्ट डीसी सप्लाई, अक्रॉस 90 वोल्ट डीसी सप्लाई, द टोटल कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, मतलब इक्विवेलेंट निकालना है। जल्दी राइट आंसर बताइएगा, खोले यहां से चाहे जी। इस क्वेश्चन 11 का राइट आंसर कौन बताएगा? 2 बता रहे हैं ज्यादातर बच्चे, मतलब ऑप्शन ए। हाँ मेरे ख्याल से 2 होगा, सही है, 2 राइट आंसर है बेटा, वेरी गुड, 2 राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है। आइएगा पेपर 1 मिनट के लिए, क्योंकि दोनों सीरीज में है बेटा। जब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज का मतलब क्या है कि सीरीज में आप प्रोडक्ट अपॉन सम निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 था, CE C1 मल्टीप्लाई बाय C2, तो हमारे पास 3 into 6
और 3 + 6 ऊपर कितना हो गया 18 और नीचे 9 हो गया 2 माइक्रोफैरड। सही है, 2 माइक्रोफैरड हमारे पास इस तरीके से राइट आंसर हो गया। सही है। अच्छा, इसके बाद पेपर दिखाइएगा, इसके नीचे वाला जो सवाल 12 है। अच्छा, ये सवाल एनटीएस के पेपर में आया था बेटा, ये वाला सवाल एनटीएस में आया था। इस पेपर में जो मैंने भी क्वेश्चन दिखाया ज्यादातर एनटीएस के पेपर में आया है, और आज की क्लास में मैक्सिमम मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ एनटीएस के पेपर का सवाल है। ये भी सवाल एनटीएस के पेपर में आया था। अच्छा, अगली क्लास में मैं मार्किंग कराऊंगा एनटीएस के पेपर के लिए बुक। अगली क्लास में आप बुक भी रखिएगा, मैं बुक में मार्किंग कराऊंगा जो लाइंस पेपर में आ चुके हैं, और बुक की एग्जाम्पल जो भी पेपर के हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। यही पेपर दिखाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी जो देखा नहीं नहीं, अभी जो दिखाया था हाथ से बताओ। इससे पहले वाला, इसके बाद वाला भी जो दिखाया था। हाँ, ये हो गया। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देख लें 12, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, जल्दी से आप पहले स्क्रीनशॉट लें और 12 का आंसर मुझे बताइएगा। ये 12 क्वेश्चन भी पेपर में आया था एनटीएस में, आपकी बुक की एग्जाम्पल है ये, और ये पेपर में आया था बेटा। दिखा दिया पेपर? हाँ, चैट भी यहाँ पे साइड में चला दें अगर चल सकता है। पहले आप पेपर की स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें 2 कैपेसिटर है, एक की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है, दूसरे की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 180 वोल्ट। ये 2 हमारे पास कैपेसिटर है। जल्दी बेटा इसका राइट आंसर बताएं। एक की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है, अभी नहीं हटाइएगा। एक की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है और दूसरे की वैल्यू, एक मिनट में डायग्राम बना लो फिर। सही है पेपर बेटा, आप जल्दी स्क्रीनशॉट लें। पहला कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड होगा और दूसरा वाला जो है वो, सही है, दूसरा हमारे पास जो है वो 12 माइक्रोफैरड है। सही है। 60-120 जिसने बताया वो राइट आंसर है। ये क्या बी ऑप्शन है? हाँ, बी राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा। अच्छा, ये देख लें 6 और 12 पे 180 से लगा हुआ है और हमें चार्ज बताना है, हमें वोल्टेज बताना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, हटा दीजिएगा पेपर। देखो, ये एनटीएस के पेपर में आया था। अब बच्चों आप लोगों ने बी बताया, बी कैसे बताया? देखें, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होंगे, मतलब V1 V2 डिफरेंट होंगे, लेकिन चार्ज सेम होगा। तो आपने क्या देखा कि जो वोल्टेज, आपने ऑप्शन बी बताया। बी कैसे बताया? बी में आपके पास एक 120 है और एक वोल्ट कितना दिया हुआ है 60। भाई इन दोनों को प्लस करने से 180 आ रहा है बेटा, इन दोनों को प्लस करने से 180 आ रहा है, मतलब इसके बराबर आ रहा है। आप डायरेक्ट यूं आंसर बता रहे हैं। तो पेपर में कभी कोई इतना लंबा सवाल नहीं पूछते हैं, हालांकि मैं इसको सॉल्व करके निकालूंगा तो बहुत लेंदी है। मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। इसका बी ऑप्शन है। तो सॉल्व करते वक्त पहले आप क्या निकालोगे? इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, क्योंकि चार्ज तो सेम होगा लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होंगे। तो उस चार्ज सेम को निकालने के लिए इक्विवेलेंट निकालेंगे, C1 मल्टीप्लाई बाई C2 और नीचे C1 प्लस C2। तो ये 6 × 12 और नीचे 18। 6 + 12 कितना होगा? 18। तो देखो बेटा, मैं इसको इससे कैंसिल करूं 3 से उसको कैंसिल करूं 4 माइक्रोफैरड। तो 4 माइक्रोफैरड आपके पास इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया। अब आप इस कंडीशन में चार्ज निकाल लें। चार्ज CE मल्टीप्लाई बाय V होगा। तो CE की वैल्यू 4 और V की वैल्यू हमारे पास कितना है? हाँ भाई, V की वैल्यू जो है 180 है। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास जो चार्ज आ रहा है, ये इन दोनों का चार्ज ये सेम रहेगा। ये वाली वैल्यू जो आएंगी, सही है, ये चार्ज इसके पास यहाँ पे इन दोनों के पास सेम रहेगा। आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर ले, नहीं भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो कोई मसला नहीं है।
सही है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना चार्ज यहाँ पे भी होगा, इनका जो मल्टीपल आएगा इतना चार्ज इनके पास भी होगा। अब अगर मैं V1 निकालना चाहूंगा तो Q अपॉन C1 लूंगा, क्योंकि Q बराबर होता है C V के। तो मैं V1 निकालना चाह रहा हूं, यही चार्ज इसके पास भी होगा, यही चार्ज दूसरे वाले के पास भी होगा। तो ऊपर कितना रखोगे, 4 × 180, ये पूरा मल्टीप्लाई होकर चार्ज आएगा। इसकी वैल्यू कितना रखोगे, 6। तो हमें पता है 6 से अगर इसको डिवाइड करें, 6 30 का 180, और 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें 120 वोल्ट, तो V1 हमारा 120 वोल्ट आ गया। ये देखो V1 हमारा 120 वोल्ट आ गया। अब मैं V2 निकालना चाहूं तो V2 के लिए भी Q अपॉन C2 होगा। सही है, तो C2 हमारा Q की वैल्यू कितनी है, 4 × 180, और C2 हमारा कितना है बेटा, 12। ये इससे 3 होगा और ये इससे 60 होगा। तो बेटा इतना ज्यादा सॉल्व करके आप निकालते, और इससे ज्यादा आसान ये था कि ऑप्शन में एक ही वैल्यू उन्होंने दी है जिसका सम 180 आ रहा है। भाई हमें पता है वोल्टेज डिफरेंट है, लेकिन प्लस करेंगे तो बैटरी के बराबर होगा ना। तो आप देख लो ऑप्शन बी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर प्लस करने से 180 आ रहा, क्यों नहीं। तो एनटीएस में सवाल ऐसे ही आते हैं बेटा, लॉजिकल। जैसे अभी मैंने 1.5 वाला पहला सवाल बताया था, सेम था। मेरे ख्याल से बातें आप समझ रहे हैं स्टूडेंट जी। डन कर दें अगर बातें क्लियर हो गई हैं। इसको इतना सॉल्व करके नहीं निकालना भाई, इतना टाइम किसी के पास। पेपर में जो सवाल आते हैं वो लॉजिकल होते हैं। ओके बेटा, सही है, थैंक यू, डन हो गया। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हवाले से कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, V1 स्टूडेंट हमारे पास 120 है, क्योंकि चार्ज 4 × 180 है, उसको डिवाइड किया 6 से, तो 6 से 180 30 होगा, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। क्या लिखा है सर, चलो सही आ गया कैपेसिटर, मुझे समझ नहीं आया तो। ठीक है बेटा, तो भाई ये क्वेश्चन में आप देखें, आपको वोल्टेज निकालना दिया जा रहा है। मैं पेपर दोबारा दिखा रहा हूं, पेपर दिखाइएगा, और दोबारा आप पेपर को पहले देखिएगा। मैं पेपर दोबारा शेयर कर रहा हूं, आप उसको देखें, आपको इंशाल्लाह बातें क्लियर होंगी। जो दो कैपेसिटर हैं वो दोनों सीरीज में ज्वाइंट हुए हैं। C1 C2 देखें सीरीज में ज्वाइंट हुआ है। सही है, C1 C2 जो है वो सीरीज में ज्वाइंट हुआ है। सही है। अब हमें पता है सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, C1 C2 का वोल्टेज डिफरेंट होगा, और 180 आपके पास दिया हुआ है बैटरी का वोल्टेज। तो आप ऑप्शन बी में देखें, 120 और 60 को प्लस करने से 180 आ रहा है, और किसी से 180 आ रहा है। आप ऑप्शन ए को प्लस करके देखें, नहीं आएगा। ऑप्शन बी को, आप सी को प्लस करके देखें, 180 नहीं आएगा। ऑप्शन डी को प्लस करके देखें, 180 नहीं आएगा। तो 180 किससे आएगा? सही है, 180 किस पे आ रहा है? बी में ही सिर्फ आ रहा है, देख लो। तो वही राइट आंसर इसलिए है। दिखाई हटाइएगा भी है जी बेटा। आप बातें क्लियर हो गई? ओके, सही है, थैंक यू। कह रहे सीरीज कैसे पता चलेगा? तो बेटा डायग्राम बना हुआ है, उसमें सीरीज दिख रहा है हमें। डायग्राम में दोनों सीरीज में लगे हुए ना, ये देखो, ये सीरीज में लगे हुए। भाई डायग्राम से तो आप पहचान सकते हैं ना। मैंने अभी सीरीज की पहचान बता दी, पैरेलल की 2 डायग्राम बताई थी, ये ऊपर से वायर वाला, और सीरीज से के लिए ये बता दिया था। तो डायग्राम बताएगा ना सीरीज पैरेलल। अच्छा, अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। जी बेटा देखो बच्चों, हमारा एक टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हेडिंग बनाइएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक टॉपिक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब इस टॉपिक में हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैपेसिटेंस डिस्टेंस पे, एरिया पे, इन पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो इसके हवाले से पॉइंट आप नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट लिखें, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। मतलब एक आप कैपेसिटर बनाते हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है, सही है, इसका कुछ एरिया है, और दूसरा प्लेट भी इसी तरीके से इसके आगे नेगेटिव प्लेट है।
ये दोनों आपस में पैरेलल लगे हुए। इसकी जो इस प्लेट का जो एरिया होगा कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। ए यहां पे एरिया है और डी यहां पे डिस्टेंस है। तो क्या लिखा है स्टूडेंट, पहला पॉइंट जिसको मैंने यहां पे इक्वेशन बनाकर बता दिया कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। दूसरा पॉइंट, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। कैपेसिटेंस डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के इनवर्स होता है। सही है, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये फॉर्मूला होता है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब हम इसके दरमियान में, एक तो एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक है, हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इंक्लूड करते हैं, डाइलेक्ट्रिक, अदर डाइलेक्ट्रिक को हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। सही है, तो सी डैश का फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सही है, फिर से कैपेसिटेंस एरिया ऑफ द प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करते हो तो सी बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के। फिर मैंने एप्सिलॉन आर एक अदर डाइलेक्ट्रिक इन प्लेट के दरमियान लेकर आए तो ये हमारे पास क्या बन गया, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में डिवाइड करते हैं, मतलब सी डैश और सी को डिवाइड कर लें, मतलब इनका आपस में रिलेशन देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को। सी डैश अपॉन सी हम निकालना चाह रहे हैं, सी डैश अपॉन इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, सी डैश अपॉन, तो सी डैश की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और नीचे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, सी डैश अपॉन सी जो है वो एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। सही है, मतलब जो कैपेसिटेंस होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब मैं इन दोनों प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक को इंक्रीज करूंगा, डबल करूंगा तो ये कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगा। मैं डाइलेक्ट्रिक को कम करूंगा, इसकी वैल्यू आधा करूंगा तो कैपेसिटेंस भी हाफ हो जाएगा। मतलब मैं इसकी वैल्यू एप्सिलॉन आर की वैल्यू हाफ रखूं तो ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से हाफ हो जाएगा, मैं डबल रखूं तो डबल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा हम डाइलेक्ट्रिक को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज। इसको नोट कीजिएगा बेटा, जल्दी इसको नोट करें। मैं एक सवाल 2009 के पेपर में एनटीएस में आया था, मैं उस सवाल को आपसे पूछूंगा, इसको जल्दी नोट कर लें पहले। जब आप लास्ट वाले फॉर्मूले में स्टूडेंट, मैंने इन दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करके इनकी कैपेसिटेंस को देखा है। लास्ट वाले फॉर्मूले में बेटा देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड करके देखा कि क्या मिलना है। तो सी डैश अपॉन सी किसके बराबर है, एप्सिलॉन आर के। सही है, एप्सिलॉन आर इज अ डाइलेक्ट्रिक। एक तो एयर मीडियम क्लास से डाइलेक्ट्रिक होता है ना, फिर मैं ऑयल, पेपर, मीका, सिरेमिक, कोई भी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करता हूं, उसके दरमियान लेकर आता हूं, तो अदर डाइलेक्ट्रिक इज दिस। ओके, हम डाइलेक्ट्रिक को कम और ज्यादा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो ये है। तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कैपेसिटर के बराबर होता है। इससे एक सवाल हमारा एनटीएस के पेपर में आया था जो कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसके बाद आपने उसका आंसर बताना है। दिखाइएगा पेपर, हाँ कैपेसिटेंस इंक्रीज और डिक्रीज होगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक को कम और ज्यादा करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा आप। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर हैज कैपेसिटेंस 210 की पावर -6 फैरेड, 210 की पावर -6 फैरेड। What will be capacitance if the dielectric constant is 3? सवाल लिख लें,
A parallel plate capacitor with air has capacitance of 2 10 की पावर -6 है, वहां पे नहीं लिखा हुआ 10 की पावर -6 फैरेड. What will be capacitance if the dielectric constant is 3? Right answer. चैट देखें, हटा दे पेपर जी. डी कह रहे हैं आप 610 की पावर. देखो आपके पास पहले कैपेसिटेंस एयर मीडियम के लिहाज से कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन 10 में. पहले आपके पास कैपेसिटेंस दिया हुआ है 210 की पावर -6 था. देखिएगा क्या था उसमें पेपर में, एक दफा 210 की पावर -6 फैरेड थे. फिर डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू हमें बताया गया, डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 3 बताया गया. तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें. आप कह रहे हैं बेटा क्या इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा. डाइलेक्ट्रिक से एक न्यू कैपेसिटेंस आएगा C डैश, इसकी वैल्यू 3 है. और जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था पहले इनिशियली वो इतना था. तो आप मल्टीप्लाई करें 3 2 का कितना होगा, 610 की पावर -6 फैरेड होगा. मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी. ये NTS का सवाल है बेटा, पेपर में सवाल आया था. अगर क्लियर हो गया इसको डन करें. और अगली क्लास में अभी मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जिनको मुझसे बात करना वो हैंड रेज करें, मैं उनसे बात करूंगा. आज की क्लास हम एंड करेंगे. अच्छा, मुझे अगली क्लास में आपने याद दिलाना है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ेंगे, वरना मैं भूल जाऊंगा. आप लिख लें कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर से सर स्टार्ट कीजिएगा और बुक लेकर बैठिएगा, बुक से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, बुक में कुछ चीजें बताऊंगा. सही है बेटा, याद रहेगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर से. सही है बेटा, अगली क्लास में एनर्जी ऑफ कैपेसिटर नोट कर लें आप अपने पास कि सर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर से बताइएगा. और अभी हैंड रेज करें, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बात करना है. ठीक है, सैयदा क्या है, सैयदा फातिमा. बेटा माइक अनम्यूट कर दिया है, बोले बेटा फातिमा. सर आपने बोला था कि अगर ऑप्शन में सेम वोल्टेज होगा, मतलब उसका सम इक्वल होगा, जैसे 180 था वहां, तो आपने 120 और 60 बोला. अगर ऑप्शंस में दो कोई ऐसे ऑप्शंस हो जिनके आंसर सेम हो तो हम फिर हम कैलकुलेट करते हैं. देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज, मैंने कहा ना, देखें सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होते हैं. सही है ना, ये दो कैपेसिटर, ये 180 लगा हुआ था यहाँ पे और ये C1 C2 थे, तो वोल्टेज हमें पता है डिफरेंट है. सही है, तो एक ही ऑप्शन उन्होंने, पेपर में ये सवाल आया, एक ही ऑप्शन उन्होंने ऐसे दिया, हमें पता है ये दोनों डिफरेंट होंगे. एक ही ऑप्शन उन्होंने दिया 120 और 60, तो इनका प्लस 180 आ रहा था, हमने ले लिया बी ऑप्शन. लेकिन अगर एक से ज्यादा होता तो फिर हम जो कैलकुलेशन वाला मेथड कहते हैं ना वो काम करते. लेकिन ये पेपर का सवाल था और ऑप्शन ऐसे बना कर दिया भाई. वो भी ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं कि आप आसानी से कर लें. लेकिन हम क्या करते हैं, हम टाइम जाया करते हैं, हमें लॉजिक का पता नहीं होता तो हम टाइम जाया करते हैं. हमसे भी ऐसी होता है, गलती ऐसी होता है बेटा. सही है, ओके, थैंक यू. और बात कराइएगा लाइबा जावेद बेटा. सर मुझे पूछना था कि जो हमारे पास E0 होता है, इसको आप एक्सप्लेन कर दें मुझे एक बार. E0 एप्सिलॉन है, एयर मीडियम के लिहाज से डाइलेक्ट्रिक है. जैसे आपने ये जब सवाल पढ़ा तो उसमें लिखा है कि एयर मीडियम के लिहाज से ये कैपेसिटेंस है. फिर डाइलेक्ट्रिक को चेंज कर दिया, अदर डाइलेक्ट्रिक, एयर के अलावा ऑयल लिया है, मीका लिया है, पेपर, इनके लिहाज से चेंज करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू चेंज हो जाएगी. नॉर्मली तो मैं एक कैपेसिटर बनाऊंगा तो एयर तो खुद ही प्रेजेंस हो जाएगा, उसके हिसाब से भी कुछ कैपेसिटेंस बनेगी. फिर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक अंदर लाकर रखता हूं तो उसकी वजह से भी चेंज आएगा. जी हो गया होगा क्लियर मेरे ख्याल से. जी बेटा लाइबा, ओके. आगे देखें कौन है, नहीं है. मैं क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट करूंगा, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन 1, जो आपने कहा था बेटा कैलकुलेशन का मसला है, वैसे क्वेश्चन 1 में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. मैं फिर भी एक दफा उसे कैलकुलेट करके दिखा देता हूं और फिर हम आज यहाँ पे क्लास एंड करेंगे. अगली क्लास में एनर्जी ऑफ कैपेसिटर मुझे याद दिलाइएगा, वरना मैं भूल जाऊंगा. एनर्जी ऑफ कैपेसिटर से बात करें. मैं क्वेश्चन 1 बस रिपीट कर रहा हूं आपके सामने और उसके बाद हम, सही है, इस क्लास को आज एंड करेंगे. अगली क्लास में हमने एनर्जी ऑफ कैपेसिटर से बात करनी है.
बेटा देखें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि 2 कैपेसिटर ऊपर सीरीज में ज्वाइंट हुए हैं, सही है। ये 2 कैपेसिटर 1.5 माइक्रोफैरेड का 1.5 माइक्रोफैरेड की 2 कैपेसिटर लगे हैं, 1.5 और ये 1.5। बेटा मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने ही चाह रहा था कि कभी भी मैंने इसकी एक एग्जांपल और भी दी थी। इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल आपके सामने यू भी बनाया हुआ था कि ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और यहां पे इनकी वैल्यू C है। तो बच्चों मैंने ये कहा कि जब भी किसी सर्किट में 2 सीरीज में हो, फिर नीचे भी 2 सीरीज में हो और दोनों की वैल्यू सेम हो, तो जो सेम नंबर होगा वही राइट आंसर होगा। मतलब यहां पे इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ये कुछ भी नहीं करना है, हमें ऊपर वाले दोनों सेम, नीचे वाले दोनों सेम, सॉल्व करके देख ले। सी रख दिया ना, एनी नंबर, सी का मतलब एनी नंबर, तो यहां पे भी आंसर क्या आया था, सेकंड क्वेश्चन में सी आया था। तो हमें कैलकुलेशन तो नहीं करना, लेकिन आपने कहा सर कैलकुलेट करके भी दिखा दें, तो हम कैलकुलेशन पे जाते हैं। हर किसी को पता है कि 1.5 3/2 है, सही है, 1.5 3/2 है। तो ये दोनों सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला C1 मल्टीप्लाई बाय C2, C1 प्लस C, मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3/2 प्लस 3/2, सही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 3/2 प्लस 3/2। हर किसी को पता है कि 1.5 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा और ऊपर 9 नीचे 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 9/4 ये रेसिप्रोकल होगा 1/3, 3 सही है, तो 3/4 आ गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो 3/4 आया, तो इन दोनों का भी वही आएगा, सेम है ना भाई। ये अब ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में हम डायरेक्ट सम लेते हैं, CE 3/4 प्लस 3/4, तो नीचे एलसीएम 4, 3 प्लस 3, ऊपर कितने हो गए 6 और नीचे हो गया 4। तो ये आप फिर डिवाइड करें इन दोनों को फिर डिवाइड करके देखें, तो ये 2 के टेबल में 2 और ये 3, तो 3/2 कितना आया 1.5। तो बेटा तो मैंने तो ऐसे ही बता दिया ना कि जब भी इक्वल नंबर हो तो वही इक्वल नंबर ही राइट आंसर होगा। तो हमें कभी भी ऐसे देखें, लॉजिक से हमें एमसीक्यूज करना है। और जो आपके टीचर होते हैं ना, जो आपके एमसीक्यूज बनाते हैं, वो लॉजिकल क्वेश्चन देते हैं। मैंने आज तक एनटीएस में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन करवा रहे होते हैं। वो हमेशा लॉजिकल क्वेश्चन देते हैं, वो आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देखना चाहते हैं आपके। ओके बेटा, मेरे ख्याल से मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। डन कर दीजिएगा, हम क्लास एंड करेंगे, टाइम हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बेटा, सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट